नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो नेमराज सुंडा की सीरीज है, ये सीरीज हमारी चल रही थी। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये सीरीज जो है हमारी बीच में बंद हो गई थी, किसी कारणवश बंद हो गई थी। तो अब इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर जो हम देरी न करते हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, इससे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं क्योंकि हमारी ये सीरीज जो है ये काफ़ी दिनों इससे इसके जो है 12 लेक्चर या 12 क्लासें आपकी हो चुकी है। क्लास नंबर 12 तक हमने कर लिया है। जो भी हमारी आगे नेमरा सुंडा के स्टार्टिंग से क्रॉप्स से लेके जो भी जनरल एग्रीकल्चर तक की क्लासें हमने जो है हमारी क्वेश्चन आंसर में हमने कर ली। अब हम उस पर शिफ्ट करेंगे। जो हमारी क्रॉप की लास्ट जो क्लास बची है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम वीट साइंस जो हमारी है उसको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ से हम अगली क्लास को जो आपके नेमराज सुंडा से वीट साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आपके सामने लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते बिना किसी देरी के पहली क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेटिंग में कितना टेम्परेचर रखते हैं। अब रेटिंग होती क्या है, रेटिंग किससे रिलेटेड, रेटिंग आपकी जूट की जो क्रॉप होती है जूट की उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, जूट की क्रॉप से रिलेटेड। रेटिंग क्या होती है, रेटिंग का जो प्लांट होता है, रेटिंग का जो पौधा होता है, उस लकड़ी नुमा पौधे से हम फाइबर निकालते हैं या रेसे निकालते हैं, उस क्रिया को हम रेटिंग कहते हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि इसके लिए टेम्परेचर कितना मेंटेन रखा जाता है। 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। तो सही इसका आंसर होगा 34 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर क्या होगा, 34 डिग्री सेल्सियस। अगर 6 डिग्री सेल्सियस की बात करें, हमने आपको पहले ही चीज़ें बताई हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे हर ऑप्शन के बारे में एक आपका जो इसकी जानकारी है उसको हम बताएंगे। अगर 6 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये बेसल टेम्परेचर होता है। बेसिक या बेसल टेम्परेचर आप बोल सकते हैं। बेसल टेम्परेचर होता है किस चीज़ का, बेसल तापमान होता है किस चीज़ का, हमारी जो वीट वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमारी वीट की क्रॉप हो गई, जो हमारी गेहूं की फसल है, उसके लिए जो बेसिक या बेसल टेम्परेचर कितना हम रखते हैं, 6 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। यहीं पे अगर 10 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो ये किसका बेसल टेम्परेचर है। बेसल मतलब सबसे जो निम्न टेम्परेचर हम देते हैं किसको उसे कहते हैं बेसल टेम्परेचर, बेसल तापमान कहते हैं। तो वो किसके लिए होता है, ये बेसल टेम्परेचर किसके लिए होता है, जो हमारी पैडी क्रॉप होती है, इसके लिए जो हमारी धान की फसल होती है उसके लिए बेसल टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस हमने आपको बता दिया रेटिंग में तब टेम्परेचर रखते हैं 34 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये हो जाएगा जो ट्यूबर की ग्रोथ होती है, ट्यूबर ग्रोथ होती है किसमें, जो आपके जो ट्यूबर ग्रोथ होती है आपकी पोटैटो में, जो आलू की जो ट्यूबर को कंद की जो आपकी जो ग्रोथ होती है, अगर 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ क्या होती है, सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो ट्यूबर ग्रोथ रुक जाती है 29 डिग्री सेल्सियस पे। 10 डिग्री सेल्सियस बेसल टेम्परेचर पैडी का। 6 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, वीट का बेसल टेम्परेचर होता है। 34 डिग्री, अगर इसमें टेम्परेचर की बात की जाए रेटिंग में तो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया काम करते हैं। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो काम करते हैं किसको, लकड़ी से, जो हमारा प्लांट होता है जूट का, उससे फाइबर निकालने में उनका काम होता है। तो उसी के कारण जो है यहाँ पे जब 34 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो इस टेम्परेचर में इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए 34 डिग्री सेल्सियस के लिए सफिशियंट माना जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, आलू की जो सीड प्लॉट टेक्निक है, क्या है, आलू की जो हमारी सीड प्लॉट टेक्निक है वो किसने खोजी थी। आपके पास ऑप्शन है पुष्करनाथ, रामानुजन या बोथ या इनमें से कोई नहीं। अगर सही आंसर की बात करें तो ये किसने खोजा था, पुष्करनाथ ने खोजा था। किसने खोजा था, पुष्करनाथ ने खोजा। कब खोजा था, 1967 में, 1967 में पुष्करनाथ ने आलू की सीड प्लॉट टेक्निक को खोजा था। इसकी खासियत क्या होती है, ये डिजीज़ फ्री होती है, डिजीज़ फ्री होती है। कौन से डिजीज़ से, वायरस वाले डिजीज़ से जो है ये फ्री होती है। कौन से डिजीज़ से फ्री होती है, वायरस वाले जो डिजीज़ लगते हैं, ये टेक्निक जो है आलू की उससे फ्री होती है। मतलब इसमें वायरस वाले जो डिजीज़ या रोग लगते हैं, इस टेक्निक से अगर करते हैं तो आलू में वायरस वाले रोग नहीं लगते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें जो होता है, जो हमारी अपर टॉप्स होती है, मतलब जो ऊपर वाली जो कलिकाएँ होती हैं,
या शाखाएं या जो पत्तियां होती हैं उनको हम हटा देते हैं। जो अपर टॉप्स होती हैं, अपर टॉप्स या ऊपर वाली जो कलिकाएं या पत्तियां होती उन्हें हटा देते हैं। कब हटाते हैं इसका ये आइडियल जो मंथ होता है कब होता है, मिड जून होता है। क्या होता है, मिड जनवरी होता है। क्या होता है, जो मध्य वाला जनवरी का आपका जो समय होता है वो ऊपर वाली शाखाओं को हटाने का सबसे अच्छा माना जाता है। तो सीड प्लॉट टेक्निक किसने खोजा, पुष्कर नाथ ने। कब खोजा, 1967 में। कि इसकी खासियत क्या है, यह डिजीज फ्री होती है वायरस वाले से, ठीक है। और इसकी जो अपर टॉप होती है वो मिड जनवरी में हटाते हैं या मध्य जनवरी में से हटाते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं रामानुजन। अब इनकी क्या खासियत है, इन्होंने क्या खोजा था, ट्रू पोटैटो सीड को। इन्होंने क्या खोजा था, ट्रू पोटैटो सीड को इन्होंने खोजा था। कब, 1957। कब, 1957 में इन्होंने टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड को खोजा था। कब, 1957। ये भी डिजीज फ्री है। क्या है, ये भी डिजीज फ्री होती है। ये भी टेक्निक क्या होती है, डिजीज फ्री होती है। कौन सी टेक्निक होती है, डिजीज फ्री होती है। और ये क्यों, ये किसके लिए होती है ट्रू पोटैटो सीड, क्योंकि जो हम पोटैटो से जो हमारा आलू होता है उससे हमें बीज प्राप्त करना है, तो इस विधि का हम उपयोग करते हैं। कौन सी विधि, ट्रू पोटैटो सीड। इसीलिए इसे केवल बीज प्राप्त होता है, इसीलिए केवल इसे ट्रू पोटैटो सीड माना जाता है। तो डिजीज फ्री कौन होगा, जो हमारा पोटैटो का या आलू का जो सीड होगा, पोटैटो का जो सीड होगा वो क्या होगा, डिजीज फ्री होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी एक और पॉइंट है, इसमें जो है 100 से 150 ग्राम जो सीड होता है वो पर हेक्टेयर हम लोग डालते हैं। कितना, इसकी सीड रेट कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। कितनी, 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। तो आलू की सीड प्लॉट टेक्निक जो है विधि किसने खोजी थी, पुष्कर नाथ ने खोजी थी। किसने खोजी थी, पुष्कर नाथ ने खोजी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा पोटैटो होता है उसकी प्रोसेसिंग से कौन सी वैरायटी की जाती है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आलू की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो प्रोसेसिंग करने के योग्य होती है। तो आपके पास ऑप्शन है, कुफरी चिप्सोना, कुफरी अलंकार, कुफरी सीतमान, कुफरी सिंदूरी। तो इसका सही आंसर होगा कुफरी चिप्सोना। जो आलू के चिप्स वगैरह आप लेज वगैरह खाते हैं या कोई भी चिप्स वगैरह खाते हैं तो किससे बनता है, कौन सी वैरायटी बनता है, कुफरी चिप्सोना से बनता है। अगर कुफरी अलंकार की बात करें तो ये अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है या अगेती फसल है, अगेती फसल है या अर्ली मेच्योर है। क्या है, अर्ली मेच्योर वैरायटी है। नेक्स्ट अगर कुफरी सीतमान की बात करें तो ये फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट है। क्या है, फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट है। कौन सी वैरायटी, फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट, मतलब जो पाला रोधी किस्म है वो कौन सी है, कुफरी सीतमान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुफरी सिंदूरी के बारे में। कुफरी सिंदूरी क्या है, ये लेट मेच्योरिटी वैरायटी है। क्या है, लेट मेच्योरिटी है। कौन सी वैरायटी, लेट मेच्योरिटी वैरायटी है, मतलब पछेती वैरायटी है। कौन सी वैरायटी, पछेती वैरायटी है, ठीक है, पछेती फसल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुफरी चिप्सोना। जो प्रोसेस करने के लिए आलू की कौन सी वैरायटी उपयोग की जाती है, कुफरी चिप्सोना नामक वैरायटी उपयोग की जाती है। कुफरी अलंकार अर्ली वैरायटी है। कुफरी सीतमान जो है हमारी, ये हमारी जो है फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट है, पालारोधी है। कुफरी सिंदूरी हमारी लेट मेच्योरिटी वैरायटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलू किस प्रकार का प्लांट है। आपके पास ऑप्शन है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, बोथ या नॉन ऑफ दीज। आलू किस प्रकार का प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, बोथ है या नॉन ऑफ दीज। तो अगर सही आंसर की बात करें तो आलू जो है बोथ टाइप का प्लांट है। अब लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं। अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो, अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं तो इसमें आपको एक स्लाइड पे बता देते हैं। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। एक लॉन्ग डे प्लांट, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं
तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, जिसमें हमें जो सनलाइट होती है वो 14 घंटे से ज़्यादा हमें चाहिए होती है जिस क्रॉप में, वो क्या होंगे, लॉन्ग डे प्लांट होंगे। अगर जिन क्रॉप में हमें सनलाइट 12 घंटे से नीचे चाहिए होती है, वो क्या होंगे, हमारे शॉर्ट डे प्लांट होंगे। और डे न्यूट्रल प्लांट जो 12 और 14 घंटे के बीच की जो सनलाइट हमें चाहिए होती है, वो क्या होती है, जैसे 12 घंटे से लेके 14 घंटे के ऊपर तक के बीच की सनलाइट चाहिए होती है, वो किस में आते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट में आते हैं। तो हमारा जो आलू की किस्म है कैसी है, बोथ है, कैसी है, बोथ है। तो अगर हम बात करें इसके अलग और पॉइंट की, जो लॉन्ग डे प्लांट होता है, अगर बात करें लॉन्ग डे प्लांट की, तो इसमें फ्लावरिंग जो होती है, क्या होता है, फ्लावरिंग जो होती है, जो इसमें पुष्प निकलते हैं या फल फूल निकलते हैं, तो ये लॉन्ग डे प्लांट का जो सीजन होता है उसमें सबसे अच्छे पकते हैं। क्या होता है, जो फूल निकलते हैं सबसे अच्छे किसमें होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में। तो इसमें फ्लावरिंग सबसे अच्छी होती है, क्या होती है, फ्लावरिंग सबसे अच्छी होती है। फ्लावरिंग किसमें सबसे अच्छी होती है, लॉन्ग डे प्लांट वाले सीजन में। अगर लॉन्ग डे प्लांट इसे बोलते हैं, तो इसमें दो टाइप का होता है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। अगर आलू की फ्लावर निकल रहे हैं तो किस में आएगा, लॉन्ग डे प्लांट में। अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करते हैं, तो ये जब ट्यूबराइजेशन हो रहा होगा, जब इसका जो होगा वो ट्यूबर बन रहा होगा या कंद बन रहा होगा। ट्यूबराइजेशन मतलब कंद निर्माण, कंद बनना। जब कंद बन रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट डे प्लांट में आ जाएगा, इसीलिए इसे दोनों में रखा जाता है। अगर इसके पीएच की बात करें, इसमें थोड़ा और बात कर लें, इसके सुटेबल पीएच क्या होता है, इससे सुटेबल पीएच होता है 5 से 6.5, कितना, 5 से 6.5 पीएच इसके लिए सुटेबल होता है। यहीं पे अगर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इसके लिए टेम्परेचर कितना अच्छा मेंटेन में रखा जाता है, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर जो है फ्लावरिंग के लिए सबसे बेटर माना जाता है। किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। इसके लिए फ्लावरिंग के लिए टेम्परेचर जो है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा माना जाता है। तो आलू किस प्रकार की फसल है, बोथ है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट भी है। लॉन्ग डे प्लांट किस में आता है, जब फ्लावरिंग होती है। अगर शॉर्ट डे प्लांट किस में आता है, जब इसमें ट्यूबराइजेशन होता है। इसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज़ किस कारण होता है। आलू का जो हमारा ब्लैक हार्ट डिजीज़ होता है वो किस कारण होता है। आपके पास ऑप्शन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ कर देते हैं उससे होता है, या हम स्टोरेज टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं उससे होता है, या स्ट्रेप्टोमाइटिस स्कैबिस द्वारा होता है। किससे होता है, स्ट्रेप्टोमाइटिस स्कैबिस, ये एक डिजीज़ होता है, इससे होता है। ये फंगस होता है, इससे होता है। तो अगर बात करें ब्लैक हार्ट डिजीज़ किससे होता है, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। किससे होता है और किस में होता है, आलू में होता है। किसकी कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं तो उसकी कमी से क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, उससे हमारा एक होता है हलो हार्ट डिजीज़, हलो हार्ट डिजीज़। हलो हार्ट डिजीज़ हमारा किससे होता है, जब नाइट्रोजन की जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो ज़्यादा कर देते हैं, उससे क्या होता है, हलो हार्ट डिजीज़ हो जाता है। अगर हम स्टोरेज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें क्या हो जाता है, चिलिंग इंजरी हो जाती है। क्या हो जाता है, चिलिंग इंजरी हो जाती है। चिलिंग इंजरी क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जो आलू होता है उसका जब स्टोरेज या भंडारण करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, इसी के द्वारा इसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है। स्ट्रेप्टोमाइटिस या स्कैबिस से क्या होता है, ये फंगस होता है। क्या होता है, ये एक फंगस होता है। इसके द्वारा क्या हो जाता है, इसके द्वारा स्कैब डिजीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कैब डिजीज़ हो जाता है, किसमें, आलू में। तो हर जो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं उस ऑप्शन, हर ऑप्शन में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसीलिए हम वही ऑप्शन रखते हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट हो या उससे कोई आपको चीज़ सीखने को मिले या जानने को मिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट डिजीज़, हलो हार्ट डिजीज़, नाइट्रोजन ज़्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं उससे हलो हार्ट डिजीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आलू का जो अगेती झुलसा रोग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट। क्या बोलते हैं, अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है किसकी कमी से किस कारण होता है, किस फंगस से अर्ली ब्लाइट डिजीज़ हो जाता है। आपका ऑप्शन है फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम। सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम।
अगर सही आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। जो अगेती झुलसा रोग है उसका क्या कारण है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। अगर हम बात करें फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस की, तो ये होता है पछेती झुलसा रोग। क्या होता है? पछेती झुलसा रोग। पछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है? फाइटोपथेरा इन्फेस्टान, मतलब लेट ब्लाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट ब्लाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट ब्लाइट हो जाता है। अगर हम राइजोक्टोनिया सोलेनाई फंजाई की बात करें तो इससे क्या हो जाता है? इससे हो जाता है ब्लैक स्कर्फ डिजीज। क्या हो जाता है? ब्लैक स्कर्फ डिजीज हो जाता है। ब्लैक स्कर्फ रोग किससे हो जाता है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम से क्या हो जाता है? इससे वार्ट डिजीज हो जाता है। जो हमारा आलू का वार्ट डिजीज है, किससे हो जाता है? सिनक्राइटियम इंडोबायोटिकम से हो जाता है। तो आलू का अगेती झुलसा रोग किससे हो जाता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई से हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू में किस प्रकार का उर्वरक का प्रयोग नहीं करते? ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर है जिसका उपयोग आलू में नहीं किया जा सकता? आपके पास ऑप्शन है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, केसीएल, पोटेशियम क्लोराइड, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट या बेसिक स्लैग। तो सही आंसर इसका होगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। अगर एसएसपी की बात करें, सिंगल सुपर फास्फेट, ये एक फास्फेटिक उर्वरक है। इसमें 16% क्या पाया जाता है? 16% इसमें क्या पाया जाता है? 16% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और 48% इसमें क्या पाया जाता है? सॉरी, 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, सॉरी फास्फोरस। कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा लैक हो गया जुबान से। जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? इसमें पाया जाता है 16% फास्फोरस, P2O5 16% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? P2O5 16% पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें डीएपी की। इसमें 18% तो नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है। 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है। बेसिक स्लैग की बात करें, इसमें से 14 से 18% जो है फास्फोरस पाया जाता है। जितना 14 से 18% फास्फोरस पाया जाता है। यहीं पे अगर डीएसपी की बात करें, डबल सुपर फास्फेट में 32% फास्फोरस पाया जाता है। अगर टीएसपी की बात करें, ट्रिपल सुपर फास्फेट में, इसमें 48% फास्फोरस पाया जाता है। मतलब इसका हम अगर सिंगल सिंगल मतलब 16 कर देंगे, डबल मतलब 16 दूना 32 कर देंगे, ट्रिपल मतलब 16 या 48 कर देंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आलू में कौन सा फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली में कौन सी प्रजाति स्प्रेडिंग टाइप होती है, मतलब जो रेंग के फैलती है वो कौन सी प्रजाति होती है? आपके पास ऑप्शन है एरेकिस हाइपोजिया वेराइटी फेस्टिगाटा। आपके पास दूसरा ऑप्शन है एरेकिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस। अगर मूंगफली की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया। इसकी दो वेराइटी होती है, फेस्टिगाटा, प्रोकम्बेंस। इसमें एक वेराइटी स्प्रेडिंग वाली होती है और दूसरी बंच वाली होती है, जिसमें शाखाएं निकलती हैं। तो एक स्प्रेडिंग जो नीचे तक फैलती हुई जाती है, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा एरेकिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस। कौन सी वेराइटी इसका सही आंसर हो? जो स्प्रेडिंग मतलब फैलती हुई, बिल्कुल रेंगती हुई जाती है, उससे फैलती है, वो कौन सी होती है? एरेकिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस। हम लोग नई स्लाइड ले लेते हैं, उसमें आपको बताते हैं। एक वेराइटी होती है एरेकिस हाइपोजिया हाइपोजिया वेराइटी फेस्टिगाटा फेस्टिगाटा। एक होती है एरेकिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस। अगर इसे क्या बोलते हैं? इसे बंच या इरेक्ट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंच या इरेक्ट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंच या इरेक्ट टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंच या इरेक्ट टाइप। ठीक है, अगर आपको वैरायटी ऐसे याद नहीं कि बंच कौन सी होगी, तो आप सीधे देख लीजिए, बी, बंच का बी ले लीजिए और एफ का, फेस्टिगाटा का एफ ले लीजिए। सीधे आप जो बी एफ वाली वैरायटी होती है, कोई और मतलब नहीं निकालिएगा बी एफ का, बस याद करने के लिए बता रहे। जो बी एफ वाली वैरायटी होती है, बंच वाली कौन सी होगी? फेस्टिगाटा होगी। तो ऐसे याद कर सकते, बी एफ वाली वैरायटी कौन सी होगी? वो बी माने बंच होगी और फेस्टिगाटा का एफ हो जाएगा, वो फेस्टिगाटा होगा।
अगर दूसरी वैरायटी हमारी कौन सी बची, स्प्रेडिंग टाइप की, कौन सी स्प्रेडिंग टाइप की वैरायटी बची, कौन सी स्प्रेडिंग टाइप की वैरायटी, इसको भी अगर याद नहीं हो तो यस, स्प्रेडिंग का यस लीजिए, इसका पी, एस पी हो जाएगा। एक हो जाता है बी एफ और दूसरा एस पी। बी एफ का कौन सा क्या है, बी एफ एस पी है, समझ रहे हैं ना, बी एफ जो है क्या है, बी एफ एस पी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसमें जो वेराइटीज़ होती है, इसकी कौन सी वेराइटी, एक टी एम वी टू होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी सीड रेट की बात करें, इसका सीड रेट कितना होता है, 80 से 100 किलोग्राम होता है पर हेक्टेयर। अगर हम बंच या बीएफ की बात करें तो इसमें सीड रेट कितना होगा, 80 से 100 किलोग्राम होगा। यहीं अगर इधर वैरायटी की बात करते हैं, इसकी वैरायटी कौन कौन सी होती है, जैसे चंद्रधर होती है, जैसे चांद होती है, ठीक है। दूसरा होती है टी एम वी वन, टी एम वी टू, जो टी एम वी टू टी एम वी दो वेराइटी इसमें बी एफ में चली जाएगी। एस पी में कौन वेराइटी आएगी, टी एम वी एक आएगी। एस पी मतलब पहला नंबर होगा तभी तो एस पी मिलेगा ना, तो टी एम वी वेराइटी किस में आएगी, टी एम वी एक वेराइटी किस में आएगी, एस पी में आएगी। यहीं अगर सीड रेट की बात कर लेते हैं, इसकी सीड रेट की बात करें तो इसके लिए सीड रेट कितना होगा, 60 से 80 होगा। मतलब एस पी का जो सीड रेट होगा वो 60 से 80 होगा, और जो बी एफ का सीड रेट होगा कितना, 80 से 100 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर तो आपको पता ही हो गया, एकिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूंगफली की में सेलिंग परसेंट कितना होता है, मूंगफली में जो है सेलिंग परसेंट कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 70%। इसमें सेलिंग परसेंट कितना होगा, 70%। अगर 45% की बात करें तो इसमें ऑयल होता है, जो मूंगफली में तेल होता है कितने परसेंट होता है, 45% होता है। अगर 7.3 की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन होती है मूंगफली में कितनी पाई जाती है, 7.23% पाई जाती है। अगर 26% की बात करें तो मूंगफली में जो प्रोटीन होती है, मूंगफली में जो प्रोटीन पाई जाती है कितनी पाई जाती है, 26% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 26% प्रोटीन पाई जाती है। तो मूंगफली में सेलिंग परसेंट 70%। अगर इसके ऑयल की बात करें तो 45%। अगर नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 7.3%। अगर प्रोटीन की बात करें तो 26%। ये चीज़ आपको याद करनी है, इससे इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूंगफली, सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिकतम होता है, सॉरी इसमें अधिकतम किस राज्य में, यहाँ अधिकतम लिखना हम टाइप करना भूल गए हैं, किस राज्य में अधिकतम होता है। आपके पास ऑप्शन है एमपी मध्य प्रदेश, आपके पास ऑप्शन है गुजरात, यूपी उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी। जितनी भी दालों, अगर दालों की बात करें, दालों में एक नंबर पहले स्थान पे कौन है, पल्स में एमपी है। अगर सोयाबीन की बात करें तो कौन है, एमपी है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है। अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, किस में होता है, एमपी में होता है। अगर ग्राउंड गुजरात की बात करें, गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, ये ग्राउंडनट का होता है, जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया मूंगफली में। मूंगफली का अगर बात करें किस स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, गुजरात में होता है। यूपी की बात करें, इसमें पोटैटो, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो आलू का उत्पादन है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, यूपी में होता है। वेस्ट बंगाल की बात करें, अगर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की बात करें तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। और अगर सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश या एमपी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है, जो हमारा ग्लाइसिन मैक्स या जिसे हम सोयाबीन बोलते हैं, उसकी बीज दर कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 70 से 80 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 से 80 किलोग्राम। क्या सही आंसर हो जाएगा, 70 से 80 किलोग्राम। अगर 15 से 20 किलोग्राम की बात करें तो इस किसकी वेराइटी सीड रेट होती है, पोटैटो की। किसकी, आलू की जो सीड रेट होती है, बीज दर होती कितनी होती है, 15 से 20 किलोग्राम। अगर 6 से 8 की बात करें तो ये कितना, जूट की जो सीड रेट होती है, जो हमारा जूट अभी मैंने आपको रेटिंग की क्रिया बताई थी, तो उसमें जो जूट था उसकी जो बीज दर हम बता रहे हैं कितनी होती है, 6 से 8 किलोग्राम होती है। वहीं पे अगर बात करें 1 से 1.5 किलोग्राम किसकी बीज दर होती, ये बीटी कॉटन जो हमारा होता है,
बीटी कपास या कॉटन इसे बोल सकते हैं, कपास। इसकी जो सीड रेट होती है कितनी होती है, 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। जूट की कितनी होती है, 6 से 8 किलोग्राम होती है। पोटैटो की, आलू की 15 से 20 किलोग्राम। और सोयाबीन की बीज दर की बात करते हैं, कितनी होती है, 70 से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 80 किलोग्राम। आलू की 15 से 20 किलोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपीआई के अनुसार सोयाबीन में क्या उपयोग किया है। अब पीपीआई बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पीपीआई होता क्या है। हमारे 3 टाइप के हर्बिसाइड होते हैं, हम आपको दूसरे चार्ट पे बता देते हैं। हमारे 3 टाइप के हर्बिसाइड होते हैं, ये हर्बिसाइड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पीपीआई, एक होते हैं पीई, ठीक है, और एक होते हैं पीएच। इनका मतलब होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन। इनका मतलब होता है प्री इमरजेंस, इनका मतलब होता है पोस्ट पोस्ट इमरजेंस, सॉरी इसका भी पी होगा, पोस्ट इमरजेंस। अब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं जिनको हम फसल बोने के पहले, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है किसी चीज़ में जुड़ जाना। अगर हमारा बीज सॉइल में घुसने या उसमें सॉइल में डालने के पहले अगर उसमें हम कोई भी हर्बिसाइड डालते हैं तो वो हर्बिसाइड किसके अंदर आ जाएगा, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा। प्री मतलब पहले, प्लांट मतलब पौधे के, इनकॉर्पोरेशन मतलब लगाने के या बोने के, इसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो बोने के पहले, प्लांट की बुआई करने के पहले जो भी हर्बिसाइड डाले जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हो जाते हैं। अब दूसरा है प्री, प्री मतलब पहले, इमरजेंस मतलब जर्मिनेट या उगने के पहले, मतलब बुआई तो हमने कर दी, उसके बाद बुआई और उगने के बीच में जो हम हर्बिसाइड डालते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्री इमरजेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्ट इमरजेंस। अगर पोस्ट इमरजेंस की बात करते हैं तो हमारे जर्मिनेशन के बाद जो भी हर्बिसाइड डाले जाते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, पोस्ट इमरजेंस के अंदर आ जाते हैं। तो वही क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मतलब बुआई के पहले के जो आपके हर्बिसाइड डाले गए हैं सोयाबीन में कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है एलाक्लोर, फ्लूक्लोराइलिन, इमाइजोथाइपर या ग्लाइफोसेट। कौन सा, एलाक्लोर, फ्लूक्लोराइलिन, इमाइजोथाइपर या ग्लाइफोसेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूक्लोराइलिन। ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वाला हर्बिसाइड होता है। अगर बात करें तो एलाक्लोर की बात करें, ये क्या होता है, ये प्री इमरजेंस होता है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। क्या होता है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है। इमाइजेथाइपर की बात करें, ये पोस्ट इमरजेंस होता है, पोस्ट इमरजेंस होता है। अगर ग्लाइफोसेट की बात करें, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। अब इसी में हम आपको बताते हैं सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं। एक होते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, सिलेक्टिव, एक होते हैं सिलेक्टिव। अगर सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं जिनको अगर हम डाल देते हैं तो आपके खरपतवार नष्ट तो होंगे लेकिन उसके साथ आपकी फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो हर्बिसाइड होते हैं जो पूरी की पूरी फील्ड को नष्ट कर देते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं। जैसे इसमें हमने आपको बताया था जो हमारा डाइकॉट, डाइकॉट, पैराक्वाट, पैराक्वाट या राउंडअप, या मैंने आपको बताया ग्लाइफोसेट, ये जो हर्बिसाइड होते हैं नॉन सिलेक्टिव। बाकी जो हर्बिसाइड होते हैं आपके सिलेक्टिव, मतलब जो खरपतवार है उसे ही नष्ट करेंगे, बाकी फसल को आपकी नष्ट नहीं करेंगे, तो वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड। उम्मीद है इसका आंसर आपको समझ में आया होगा कि प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, सोयाबीन में कौन सा होता है, फ्लूक्लोराइलिन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व की पहली हाइब्रिड सरसों कौन सी प्रजाति। अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट जो हाइब्रिड मस्टर्ड है की वैरायटी कौन सी है, आपके पास ऑप्शन है बायो 902, NRCHB 506, NRCHB 101, 00 या जिसे 00 हम बोलते हैं, या DMH 11।
तो अगर सही आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, NRCSB 501 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NRCSB 501 हो जाएगा। अगर और ये किसके द्वारा लाई गई थी, ये किसके द्वारा, जो आपका DRMR, डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड रिसर्च जो होती है, ठीक है, मस्टर्ड एंड रेपसीड, जो डायरेक्टरेट रिसर्च सेंटर है आपका मस्टर्ड एंड रेपसीड का भरतपुर में राजस्थान में, उसके द्वारा ये वैरायटी लाई थी। कब लाई गई थी, 2009 में। कब, 2009 में लाई गई थी, ठीक है। और ये कौन लाया था, ये आपके लाए थे VL चोपड़ा। कौन लाया था, VL चोपड़ा वैरायटी जो है इसे लाए थे। अगर बायो 902 की बात करें तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से लाई गई। जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से पहली वैरायटी बनाई गई वो कौन सी है, बायो 902। कौन सी, बायो 902 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई वो कौन सी वैरायटी, बायो 902। अब NRCHB 101 की बात करते हैं, लेट सोइंग वैरायटी है। कैसी वैरायटी, लेट सोइंग वैरायटी किसकी, जो हमारी सरसों है उसकी लेट सोइंग वैरायटी। अगर 00 की बात, इसकी क्या खासियत है, इसमें जो है 3% के नीचे, 3% के नीचे इरूसिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3% के नीचे इसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3% के नीचे इसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है। और एक इसमें और ख़ास बात होती है, इसमें जो है 30 यूनिट पर ग्लाइकोसिनोलेट होता है। क्या होता है, यूनिट पर ग्लाइकोसिनोलेट होता है, 30 यूनिट पर ग्लाइकोसिनोलेट होता है। ये इसकी 00 वैरायटी की बात होती है। अगर DMH111 की बात करें तो इसमें जो GM मस्टर्ड होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड जो मस्टर्ड होता है, कौन सा है, वो DMH मस्टर्ड। और DMH11 जो है आपका जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहली विश्व की हाइब्रिड वैरायटी सरसों की कौन सी है, NRCSB 506। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा मस्टर्ड या सरसों होता है उसमें डैम्पिंग ऑफ जो रोग लगता है किसकी कमी से लगता है। आपके पास ऑप्शन है फ्यूजेरियम, इसकी स्पीसीज कौन सी, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। इसकी स्पीसीज कौन सी, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, सॉरी फंगस है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। दूसरा है एरिसाइफी पॉलीगोनी। तीसरा है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। चौथा है पेरेनोस्पोरा स्पीसीज। तो अगर सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा फ्यूजेरियम। जो स्पीसीज इसकी होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ये उससे होता है, क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ रोग होता है। अगर एरिसाइफी पॉलीगोनी की बात करें, इससे क्या होता है, इससे होता है डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा रोग होता है, डाउनी, इससे कौन सा रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग हो जाता है। अगर बात करें अल्टरनेरिया ब्रेसिकी की, इससे पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है। दूसरा इसे वाइट रस्ट हो जाता है, वाइट रस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाइट रस्ट हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, जो पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसमें वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, अल्टरनेरिया बेसिकी, अल्टरनेरिया, ठीक है, पीथियम वगैरह से होता है। तो वाइट रस्ट किससे हो जाता है, अल्टरनेरिया पेरेनोस्पोरा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम स्पीसीज जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई है उससे डैम्पिंग ऑफ हो जाता है किसमें, मस्टर्ड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तिल किस प्रकार का फल है। जो हमारा तिल होता है, सीसेम होता है, सीसम होता है, जिसे हम साइंटिफिक नेम हमारा होता है सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम इसका साइंटिफिक नेम होता है, सीसेमम इंडिकम। तो ये किस प्रकार का फल है, आपका ऑप्शन है कैप्सूल, पॉड, एकीन या बेरी। आपका क्या है, कैप्सूल है, पॉड है, एकीन है या बेरी है। तो ये किस प्रकार का फल है, ये कैप्सूल टाइप का फल है। कि इसके फल का प्रकार क्या है, कैप्सूल है। अगर पॉड की बात करें तो इसमें ग्राउंडनट आ जाएगा, ग्राउंडनट टाइप का किसका फल होता है, मूंगफली या ग्राउंड पॉड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकीन की। जो एकीन जो फल का प्रकार है किस में पाया जाता है, ये सनफ्लावर में पाया जाता है। सनफ्लावर जिसे सूरजमुखी बोलते हैं इसमें पाया जाता है, या सैफ्लावर में पाया जाता है, या सैफ्लावर में पाया जाता है। सैफ्लावर को क्या हिंदी में बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसे हिंदी में बोलते हैं कुसुम, या तो कुसुम में पाया जाता है। अगर बेरी की बात करें तो बेरी की क्वालिटी क्या होती है, जिस फ्रूट में या जिस प्लांट में जिस फल आते हैं उसमें जो है
उस फल में छोटे छोटे सीड बहुत सारे होते हैं, वो टाइप क्या होता है, बेरी टाइप होता है। जैसे ये आपको किस में मिल जाएगा, आपको ये गुआवा में मिल जाएगा, आपको पोटैटो में मिल जाएगा, आपको टोमेटो में मिल जाएगा। तो ये किस में होता है, गुआवा, पोटैटो, टोमेटो जैसी बहुत सारी क्रॉप हैं जिसमें होता है, जिसमें छोटे छोटे से सीड बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिल की फ्लॉइडी, जो तिल का जो हमारा सिसेमम का जो फ्लॉइडी रोग होता है किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, ठीक है, या तो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या तिल का जो फ्लॉइडी डिजीज है तो ये किसके कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। अगर ये रोग फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है तो इसका कारक या वेक्टर कौन सा होता है जो इस रोग को फैलाता है, तो ये होता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर क्या होता है, लीफ हॉपर होता है। कौन सा कीट होता है, लीफ हॉपर होता है। क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा से फ्लॉइडी डिजीज होता है, किसमें होता है, तिल में, जिसे हम सिसेमम बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सिसेमम इंडिकम होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, लीफ हॉपर से फैलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला हमारा ऑप्शन है अलसी का जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है सिसेमम इंडिकम, मैंने अभी आपको बताया था किसका होता है, तिल का होता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन लाइनियम यूटीसेसिमम, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाएगा, लाइनम यूटीसेसिमम। क्या हो जाएगा, लाइनम यूटीसेसिमम। क्या होता है, लाइनम यूटीसेसिमम हो जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं रिसिनस कम्युनिस, किसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम होता है, ये किसका होता है, ये होता है हमारा कस्टर का, या अरंडी जिसे बोलते हैं। किसका होता है, या अरंडी का होता है। क्या होता है, रिसिनस कम्युनिस। किसका होता है, रिसिनस कम्युनिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्थोमस टिंक्टोरियस। क्या होता है, कार्थोमस टिंक्टोरियस किसका होता है, साइंटिफिक नेम सैफफ्लावर का होता है। सैफफ्लावर का होता है, या जिसे हम हिंदी में कुसुम बोलते हैं। किसका होता है, सैफफ्लावर या कुसुम का होता है। किसका होता है, सैफफ्लावर या कुसुम का होता है। इसको हिंदी में अगर लिख दें तो कार्थोमस, कार्थैमस, थैमस, कार्थैमस टिंक्टोरियस, टिंक्टो, कार्थैमस टिंक्टोरियस, ठीक है। इसका होता है रिसिनस, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लाइनम यूटीसेसिमम। क्या होता है, लाइनम यूटीसेसिमम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सूरजमुखी होता है जिसे हम सनफ्लावर बोलते हैं, सनफ्लावर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस। क्या होता है, हेलियंथस, हेलियंथस एनस। क्या होता है, हेलियंथस एनस। तो अगर सूरजमुखी की बात करें तो इसमें सीड रेट कितनी देते हैं, क्या करते हैं, इसमें सीड रेट कितनी देते हैं, तो इसमें सीड रेट आपके पास ऑप्शन है 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें सीड रेट देते हैं 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी देते हैं, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दूसरा अगर बात करें 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर किसकी होती है, लेंसीड की होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। किसका, लेंसीड का, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, लाइनम यूटीसेसिमम। किसका होता है, अलसी का। किसका होता है, अलसी का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की बात करें तो ये किस में होता है, ग्वार में होता है। किस में होता है, ग्वार में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लस्टर बीन। क्लस्टर, क्लस्टर बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर बीन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 से 15 किलोग्राम की बात करें तो ये किस में होती है, क्यूमिन में होती है। क्यूमिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीरा। अगर जीरे की सीड रेट हम बात करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर ग्वार की बात करते हैं 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम सूरजमुखी की बात करते हैं 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर अलसी या लिनसीड की बात करते हैं 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है बीज दर डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्वार की। ग्वार, ग्वार जो है किस प्रकार के कुल से संबंधित है, ग्वार जो है किस प्रकार के कुल से संबंधित है, जो इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, क्लस्टर बीन जो है किस कुल से संबंधित है।
आपके पास ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी, अम्बलीफेरी, U4BAC या U4BSL ग्रुप बोलते हैं, एस्ट्रेसी होती है या लिनिएसी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी से संबंधित है, क्योंकि ये दाल वाली फसल मानी जाती है या इसे ग्रीन मेन्योर में भी यूज़ किया जाता है। अगर अम्बलीफेरी की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, कोरिएंडर, आपका धनिया आ जाएगी, और जीरा। जो धनिया और जीरा की क्रॉप है किससे संबंधित है, कोरिएंडर एंड क्यूमिन की जो क्रॉप है किससे संबंधित है, जिसे हम कोरिएंडर एंड क्यूमिन बोलते हैं। जीरा और धनिया की बात किससे संबंधित, अम्बलीफेरी वेराइटी, सॉरी, अम्बलीफेरी फैमिली से जो है संबंधित कौन है, धनिया और जीरा। अम्बलीफेरी को हम एपिकेसी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे, दूसरे में एपीएसी बोलते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में आंसर आ जाए जीरा किससे संबंधित है, एपीएसी से, तो एपीएसी लगा सकते हैं। एपीएसी कुल जो है अम्बलीफेरी को ही कहा जाता है। अगर बात करें U4BAC से कौन संबंधित है, तो ये कास्टर हो जाएगा आपका, कास्टर हो जाएगा। कास्टर में अभी मैंने आपको बताया था जो अरंडी होती है वो किससे संबंधित है, कास्टर से। एस्ट्रेसी की बात करें तो एस्ट्रेसी किससे संबंधित है, सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी बोलते हैं, उससे कौन संबंधित है, एस्ट्रेसी कुल संबंधित है। नेक्स्ट बात करें लिनिएसी की बात करते हैं तो इससे कौन सा में, लिनिएसी मतलब लिनसीड संबंधित होगा। इसको हिंदी में अलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलसी बोलते हैं। तो ग्वार किससे संबंधित, लेग्यूमिनेसी से संबंधित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में सही क्रम क्या है, निम्न का सही क्रम क्या है। अब मैं इसमें टाइपिंग थोड़ा भूल गया। ये किससे संबंधित है, जो आपके जो ये दिख रहे हैं किससे संबंधित है, टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग, ये किससे संबंधित है, ये कौन सी क्रॉप है, ये टॉपिंग जो ये आपकी टोबैको क्रॉप से संबंधित है टर्म। ये टर्म किससे संबंधित है, टोबैको की क्रॉप से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऐसा क्रम है जो आपके लिए सही माना जाता है, जो आपकी क्रम में जो इसमें प्रैक्टिसेस होती हैं तंबाकू में वो सही मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग या सी क्यूरिंग। मतलब ऐसे हम शॉर्ट में TDPC ऐसे हम लिख लेते हैं, या तो DPCT या TDCP या TPCD। ऐसा कौन सा आपका क्रम है उस संबंध सही माना जाता है। तो इसका सही क्रम क्या है, आपका टॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टॉपिंग हो जाएगा। इसमें सबसे पहले टॉपिंग करते हैं, ऊपरी पत्तियां हटाते हैं, टॉपिंग मतलब तुड़ाई कर देते हैं। डिसकरिंग करते हैं, इसके जो ब्रांचेस होती हैं वो भी हटा देते हैं। प्राइमिंग करते हैं, प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग और डिसकरिंग टॉपिंग लगभग सेम जैसा होता है, इसमें भी पत्तियां ऊपर से उखाड़ ली जाती हैं। क्यूरिंग क्या होता है, इसको सुखाया जाता है। क्या होता है, इसको सुखाया जाता है, उसे क्यूरिंग बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न है आपका, इसको शॉर्ट में ऐसे याद करते हैं, TDPC। क्या याद कर सकते हैं, TDPC। आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जो तंबाकू में प्रैक्टिसेस होती है इसमें कौन सी प्रैक्टिस जो क्रम अनुसार आप लगाइए। तो आप TDPC अगर याद है आपको तो आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, TDPC या टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग या क्यूरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंबाकू किस प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। जो हमारा टोबैको की क्रॉप है किस प्रकार की सॉइल में उगाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है सोडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही आंसर होगा एसिडिक सॉइल। इसके लिए जो हमारा पीएच होता है वो 5 से 6 पीएच होता है। कितना पीएच माना जाता है, 5 से 6 माना जाता है। अगर 5 से 6 पीएच यानी कि सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंबाकू की प्रजात जो होती है निकोटियाना टोबैकम। क्या हो जाती है, तंबाकू प्रजात निकोटियाना टोबैकम। इसमें कितने % निकोटीन पाया जाता है। जो तंबाकू की एक प्रजाति है निकोटियाना टोबैकम, इसमें कितने % जो है आपका निकोटीन या पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 10.5 से 5.5%। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 10.5 नहीं है, ये 0 है। क्या है ये, 0.5 से 5.5%, 3.5 to 8%, 10 to 12%, 12 to 15%। अगर बात करें निकोटियाना टोबैकम में, इसकी दो वैरायटी, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका। तो निकोटियाना टोबैकम की बात करें, इसमें कितना निकोटीन पाया जाता है, तो 0.5 से 5.5%, सॉरी 0.5 से
5.5% जो है इसमें निकोटीन पाया जाता है। और इससे ये जो है तंबाकू जो है ये च्यूइंग एंड स्मोकिंग के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी ये वैरायटी निकोटियाना टोबैकम जो हमारे खैनी के लिए और जो हमारी स्मोकिंग करते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। दूसरा इसमें क्या है, ये होती है लार्ज मतलब बड़ी एंड नैरो लीव्स, लार्ज एंड नैरो लीव्स मतलब ये ऐसी होती है, ये नैरो हो जाएगी लेकिन लंबी लीव्स होंगी। ये किस में पाई जाती है, ये निकोटियाना टोबैकम में पाई जाती है। कितना इसमें निकोटीन होता है, 0.5 से 5.5%। अगर बात करें 3.5 से 8% ये किस में पाया जाता है, निकोटियाना रस्टिका में पाया जाता है। दूसरी वैरायटी क्या होती है, निकोटियाना रस्टिका होती है। ये इससे स्मॉलर होती है, इससे वैरायटी इसका जो पौधा होता है इससे छोटा होता है, इससे छोटा पौधा होता है। किससे, निकोटियाना टोबैकम से। इससे क्या बनाया जाता है, इससे हमारी जो हुक्का बनाया जाता है, हुक्का में जो हम यूज़ करते हैं तंबाकू वो किस में होती है, निकोटियाना रस्टिका में होती है। दूसरा चेविंग के लिए जो हम खैनी के लिए यूज़ करते हैं श्यामल सुरती में, वो कौन सी यूज़ करते हैं, निकोटियाना रस्टिका वाली। दूसरा स्नफिंग के लिए जो हम ड्रग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, किसके लिए, स्नफिंग के लिए। तो निकोटियाना टोबैकम में कितना निकोटीन, 0.5 से 5.5%। अगर निकोटियाना रस्टिका की बात करें 3.5 से 8% निकोटीन पाया जाता है। निकोटियाना टोबैकम जो है ये केवल खैनी के लिए और दूसरा हुक्का स्मोकिंग के लिए। निकोटियाना रस्टिका हुक्का, चेविंग और स्निफिंग तीनों के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के अनुसार किस प्रकार की तंबाकू का स्थान सबसे ज़्यादा है। किस प्रकार की तंबाकू जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है एफ सी वी जिसे इन शॉर्ट फुल फॉर्म में फ्लू कर्ड वर्जीनिया बोलते हैं, एफ फ्लू कर्ड वर्जीनिया बोलते हैं। दूसरा है नॉन वर्जीनिया टाइप, एक वर्जीनिया टाइप होती है जिसमें फ्लू कर्ड वर्जीनिया होती है, दूसरा नॉन वर्जीनिया टाइप होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन वर्जीनिया टाइप जो वेराइटी हो है तंबाकू को, इसके सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत में। अगर फ्लू कर्ड वर्जीनिया की बात करें तो ये सिगरेट तंबाकू बोला जाता है। इसे क्या पर इसे सिगरेट तंबाकू या सिगरेट टोबैको भी बोला जाता है। फ्लू कर्ड वर्जीनिया को सिगरेट टोबैको भी बोला जाता है। और ये जो फ्लू कर्ड वर्जीनिया होती है ये एक्सपोर्टेबल होती है। एक्सपोर्टेबल मतलब इसी का एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्लू कर्ड वर्जीनिया टाइप की जो तंबाकू होती है इसका एक्सपोर्ट किया मतलब निर्यात किया जाता है, अपने देश से बाहर बेचा जाता है या भेजा जाता है। अगर बात करें नॉन वर्जीनिया टाइप की तो, और दूसरा अगर इसके एरिया की बात, जब क्वेश्चन एरिया का, तो एरिया की बात करें, इसके एरिया की बात करें तो 20% इसका एरिया है टोटल प्रोडक्शन का, ऑफ टोटल एरिया ऑफ टोबैको का। जितना तंबाकू का मान लेते हैं 100% अगर तंबाकू का उत्पादन किया जा रहा है, एरिया है सॉरी क्षेत्रफल है, तो उसमें 20% क्षेत्रफल केवल इसका है, एफ फ्लू कर्ड वर्जीनिया का, जिसे सिगरेट तंबाकू बोला जाता है, जो कि एक्सपोर्टेबल होती है मतलब निर्यात के योग्य होती है। अगर नॉन वर्जीनिया टाइप की बात करें तो ये जो है हमारी जो बीड़ी बनती है, 18 नंबर बीड़ी आप देखे होंगे जो बीड़ी बनती है, जो हमारा हुक्का बनता है, बार वगैरह में भी देखे होंगे आप, हुक्का बनता है। और जो हमारा खैनी जो हम श्यामल सुरती खाते हैं ना, ये कैसी टाइप की वेराइटी तंबाकू होती है, नॉन वर्जीनिया टाइप की तंबाकू होती है। इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 70% एरिया होता है। कितना, 70%। और प्रोडक्शन कितना होता है, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन 80% होगा। सॉरी, इसका एरिया जो 30% होता है और ये जो होता है इसका प्रोडक्शन होता है 20%। इसका प्रोडक्शन एरिया किसका सबसे ज़्यादा होता है, नॉन वर्जीनिया का 30%। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसका भी नॉन वर्जीनिया का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन, नॉन वर्जीनिया टाइप, जो कि बीड़ी हुक्का और चेविंग के लिए यूज होती है। और जो जिसे सिगरेट तंबाकू बोलते हैं वो कौन सी है, फ्लू कर्ड वर्जीनिया टाइप की जो है वो, जिसे हम बोलते हैं सिगरेट तंबाकू, फ्लू कर्ड वर्जीनिया। इसका सही आंसर नॉन वर्जीनिया टाइप तंबाकू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकवीट नाम से जाना जाता है। अगर बकवीट को हम बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है,
आपके पास ऑप्शन है पॉलीगोनेसी, स्यूडो सीरियल, एकीन, रूटीन या टोक्यो। तो बकव्हीट में इसे स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है। अगर पॉलीगोनेसी की बात करें तो बकव्हीट का फैमिली होती है, फैमिली ऑफ बकव्हीट। बकव्हीट की फैमिली क्या होती है? पॉलीगोनेसी होती है। अगर एकीन की बात करें तो बकव्हीट का ये क्या होता है? फ्रूट होता है। फ्रूट आप जो फल होता है बकव्हीट का वो क्या होता है? उसे एकीन बोलते हैं। अगर रूटीन की बात करें, रूटीन क्या होता है? इसमें एल्कलॉइड होता है, एक एल्कलॉइड होता है। कहाँ होता है? ये इसकी पत्तियों में होता है और फूल में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में और लीव्स में और फ्लावर्स में। जो एल्कलॉइड होता है प्रोटीन वो किस में होता है? लीव्स में होता है, फ्लावर्स में होता है। नेक्स्ट हम बात करें टोक्यो की। जो टोक्यो होती है ये इसकी वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ बकव्हीट। बकव्हीट की वैरायटी क्या होती है? टोक्यो होती है। क्या होती है? टोक्यो होती है। तो इसका सही आंसर, बकव्हीट को किस नाम से जाना जाता है? स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फसलें रास्तों के किनारे उगाई थी। हम लोग देखते हैं ना, जो रास्ते होते हैं उनके किनारे किनारे बहुत से पेड़ वगैरह या बहुत छोटी छोटी फसलें उगाई, उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है कैच क्रॉप, एवेन्यू क्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, ट्रैप क्रॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवेन्यू क्रॉप। जो हमारी फसलें रास्तों के साइड में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एवेन्यू क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होती है? ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है जो कि दो फसलों के बीच में जब हमारा गैप रहता है, जब हमारी फसल परती छोड़ी जाती है तो उसके बीच में गैप फिल करने के लिए हम छोटी से छोटे ड्यूरेशन की क्रॉप लेते हैं। उस क्रॉप को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैच क्रॉप। क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री शब्द से पता लग रहा है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे, मतलब एक दूसरे को सहायता देंगे। किस चीज़ में? अगर क्रॉप है तो ग्रो करने में सहायता देंगे, एक दूसरे की उपज में भी सहायता देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। और दूसरा इसकी परिभाषा ये है, अगर दो क्रॉपें इंटरक्रॉपिंग हो रही है तो दोनों का जो रेशियो है प्रोडक्शन का, किसी का केवल 50% ना हो, दोनों का रेशियो जो है, जितनी भी क्रॉपें उगाई जा रही हैं उनका रेशियो जो है मतलब कम ज़्यादा, बिल्कुल कम बिल्कुल ज़्यादा ना हो, बराबर होना चाहिए। वो क्रॉप कौन सी हो जाएंगी? वो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैप क्रॉप की। हम अपनी क्रॉप जब लगाते हैं तो उसके चारों ओर ऐसी क्रॉप लगाते हैं जिससे हमारे कीट जो होते हैं, ठीक है, वो उस क्रॉप को अटैक ना कर पाए और जो चारों तरफ हमारी पेड़ या क्रॉप लगाई गई उसी में ही फंसे रहें, तो वो क्या होती है? क्रॉप ट्रैप क्रॉप होती है। क्या होती है? ट्रैप क्रॉप होती है। जैसे सरसों के चारों ओर हम भिंडी की क्रॉप लगा देते हो तो वो कैसी क्रॉप पे हो जाएंगी? वो ट्रैप क्रॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, चारे के लिए उगाई गई फसलों को क्या कहा जाता है? ले क्रॉप्स, मोनोक्रॉप, रिले क्रॉप, एले क्रॉप। तो आप तो इसका सही आंसर हो जाएगा ले क्रॉप। ले क्रॉप क्या हो जाए? जो हमारी फसलें चारे के लिए उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ले क्रॉप्स। मोनोक्रॉप क्या हो जाएगा? जो हर साल एक ही क्रॉप को, हर सीजन में या हर साल एक ही क्रॉप को बार बार उगाया जा रहा है, वो क्या हो जाएगी? एक साल में एक ही फसल ली जा रही, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मोनोक्रॉप। रिले क्रॉप क्या बोलते हैं? हमारी हार्वेस्टिंग के पहले हम क्रॉप को बो देते हैं और ग्रो हो जाती, तो वो क्या क्रॉप क्या हो जाती? अगर हम फसल काटने से पहले हम अपनी फसल को बो देते हैं, उस फसल को क्या कहते हैं? रिले क्रॉप कहते हैं। एले क्रॉप क्या होती है? एले क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो कि हमारे जुताई वाले भूमि में उगाई जाती है, वो क्रॉप क्या हो जाती है? वो हमारी एले क्रॉप हो जाती है। तो चारे के लिए उगाई फसलों को क्या कहा जाता है? ले क्रॉप का। तो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना एग्रोनॉमी का पूरा पोर्शन, जिसमें हमने क्रॉप वगैरह भी कंप्लीट कर ली, एग्रोनॉमी का जो जनरल जीएस था वो भी कंप्लीट कर लिया है, जो एग्रोनॉमी के पहले वाली जो क्लासें थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज के बाद हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारा वीट साइंस है, वीट साइंस से हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे और उसी टाइम पे मिलेगी। क्या टाइम था आपका? 10 बजे जो आपका टाइम था उसी टाइम ये क्लास आपको मिल जाएगी। किस टाइम? आपको 10 बजे सुबह ये क्लास आपको, उम्मीद है डेली आपको मिल जाएगी। और ये जो नेमरा सुंडा की सीरीज चल रही है
ये हम सीरीज तभी खत्म होगी जब ये नेमराज सुंडा की आपकी पूरी बुक क्वेश्चन से भर जाएगी या क्वेश्चन इसके खत्म हो जाएंगे, तभी ये नेमराज सुंडा की सीरीज आपकी जो है वो खत्म होगी। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। आपका AGTA का जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है, और दूसरा आपका जो STA का एग्ज़ाम लगा है, जो भी और सारे एग्ज़ाम आपके BHO वगैरह AFO वगैरह आने वाले हैं, वो भी इस जो उम्मीद करते हैं इसी इन जो क्लासें कर रहे हैं इसी से आपके कवर हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए इसी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।